नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SGKG Studies YouTube channel, and now we are discussing about Delegation of Financial Powers Rules 1978, and in this session we are going to discuss about creation and abolition of posts, insurance of government properties, delegation of powers and waiver of recovery. So let us first learn creation of post. So rule 11 talks about creation of post, provides that no post shall be created in the secretariat office department of the central government unless the scale rate of pay on which the post is created has been approved by the parliament by the president. So क्या करना है, कोई भी न्यू पोस्ट को अगर क्रिएट करना है तो न्यू पोस्ट को क्रिएट करने के लिए रिक्रूटमेंट रूल को पास कराया जाता है, और रिक्रूटमेंट रूल को जब हम पास कराएंगे तो उसमें उसका पे स्केल मेंशन रहेगा, रेट ऑफ पे उसका मेंशन रहेगा, उसका नेचर ऑफ ड्यूटी मेंशन रहेगा, उसका जॉब एनालिसिस उसका मेंशन रहेगा, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन रहेगा। तो ये सब मेंशन रहेगा और तब जा कर के प्रेसिडेंट महोदय से अप्रूवल लेना होता है, और इस तरीके से क्रिएशन ऑफ पोस्ट होता है। नए पोस्ट का क्रिएशन जब करते हैं तो प्रेसिडेंट महोदय से अप्रूवल ले लेते हैं, अप्रूवल लेने के बाद से तब जा कर के नए पोस्ट का क्रिएशन करते हैं। ऐसा रूल 11 में मेंशन किया हुआ है। नो पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस कैन बी क्रिएटेड विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो परमानेंट बेसिस पे अगर पोस्ट क्रिएट करना है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा, टेम्प्रोरी के लिए नहीं लेना है। टेम्प्रोरी का मीनिंग क्या हुआ, वो सारे पोस्ट जो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए क्रिएट किए जाते हैं वो टेम्प्रोरी के नज़र में आते हैं। अगर कोई पोस्ट पर किसी वैकेंसी की ज़रूरत पड़ी, रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ी ओनली फॉर 2 ईयर्स, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े। बाकी सब जितने होते हैं परमानेंट पोस्ट होते हैं, और परमानेंट पोस्ट के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑथराइज टू क्रिएट परमानेंट पोस्ट मे क्रिएट सिमिलर सुपर न्यूमेरी पोस्ट। सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्या होता है, जितना मेरा ऑथराइज स्ट्रेंथ है, मेरा ऑथराइजेशन है 100 का, मेरा ऑथराइजेशन है 100 का, और कई बार बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से 2-4 पर्सन एक्स्ट्रा भी रिटेन कर जाते हैं बिकॉज ऑफ लियन एंड अदर थिंग्स। सो लियन के चलते सुपर न्यूमेरी पोस्ट क्रिएट की जाती है। मतलब ये हमारे पास हमारा इसका स्ट्रेंथ तो नहीं, हमारे पास इसका वैकेंसी तो नहीं है, हमारे पास जो रोस्टर के अनुसार 5 आदमी होना चाहिए, लेकिन 6th पर्सन अगर है तो उसको सुपर न्यूमेरी पोस्ट के नाम से जाना जाता है। सुपर न्यूमेरी पोस्ट हैज़ टू बी क्रिएटेड ओनली इफ अनदर वैकेंट परमानेंट पोस्ट इज नॉट अवेलेबल टू प्रोवाइड लियन। सो मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार लियन को मेंटेन करने के लिए भी सुपर न्यूमेरी पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। तो सुपर न्यूमेरी पोस्ट तब तक क्रिएट नहीं किया जाता है जब तक कि कहीं ना कहीं पहले से वैकेंसी ना हो। अगर पहले से वैकेंसी हो तो सुपर न्यूमेरी पोस्ट भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। रूल 12 में क्या है, एबोलिशन ऑफ पोस्ट। एबोलिशन ऑफ पोस्ट इज कवर्ड अंडर रूल 12 विच स्टेट्स दैट अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मे सैंक्शन द एबोलिशन ऑफ पोस्ट विच इज कॉम्पिटेंट टू क्रिएट। सो एबोलिशन ऑफ पोस्ट वहीं कर सकते हैं जो क्रिएट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। अगर आप क्रिएट करने के कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो आप पोस्ट को एबोलिश भी नहीं कर सकते हैं। एबोलिश वहीं करेगा जिसके पास पोस्ट को क्रिएशन का पावर हो, ऐसा रूल 12 में लिखा हुआ है। इसलिए भूल करके भी ऐसा कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि क्रिएट करने का जिसका पावर है वहीं एबोलिश कर सकता है। द पावर्स वेस्टेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट administrators or head of departments in relation to creation of permanent post, temporary post, appropriation, reappropriation, incurring of contingent or miscellaneous expenditure, write-off of losses are specified in schedule 2 to 7 of these rule। कहने का मतलब ये है कि इस रूल में, इस रूल बुक में शेड्यूल है, शेड्यूल 2 to 7 में जो है ये इन सब के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। परमानेंट पोस्ट, क्रिएशन ऑफ परमानेंट पोस्ट, क्रिएशन ऑफ टेम्पोररी पोस्ट, एप्रोप्रिएशन, रीएप्रोप्रिएशन, कंटीजेंट फंड, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, राइट ऑफ लॉसेस, ये सारी की जानकारी लिस्ट एक दिया हुआ है शेड्यूल 2 से शेड्यूल 7 के बीच में, उसको हमें ध्यान रखना है। रूल 3 में क्या है, पावर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज।
No power can be delegated to any subordinate authority in respect of creation of post, write off of losses. So सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को बहुत सारे डेलीगेशन करना है, कर दीजिए, लेकिन क्रिएशन ऑफ पोस्ट का डेलीगेशन नहीं होगा, और जब क्रिएशन ऑफ पोस्ट का डेलीगेशन नहीं होगा तो एबोलिशन ऑफ पोस्ट का भी नहीं होगा, और साथ ही साथ राइट ऑफ लॉसेस का भी नहीं होगा। लॉस का जो राइट ऑफ होता है, वेवर होता है, उसके भी पावर जो है डेलीगेट नहीं किए जाएंगे। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एक्सीडिंग 10% ऑफ द ओरिजिनल बजट प्रोविजन फॉर आइदर ऑफ द प्राइमरी यूनिट्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन, ये भी जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी हैं वो रीअप्रोप्रिएशन सिर्फ 10% तक कर सकते हैं। 10% से ज़्यादा रीअप्रोप्रिएट करने का उनके पास पावर नहीं है। रूल 14 में हेड ऑफ ऑफिस के बारे में डिफाइन किया हुआ है, और रूल 14 में हेड ऑफ ऑफिस के बारे में कहा जा रहा है कि हेड ऑफ द ऑफिस विल बी द गजेटेड ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाय ऑर्डर and who is only one. So only one authority can be nominated as head of the office. हर ऑफिस के कोई ना कोई एक हेड होते हैं, वो हेड जो होते हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं। 2-4 हेड ऑफ द ऑफिस नहीं हो सकते, एक ऑफिस के एक हेड होंगे, बाकी दूसरे ऑफिस के दूसरे हेड होंगे, तीसरे ऑफिस के तीसरे हेड होंगे। तो ऐसे जो ऑर्डर आता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तरफ से, उसी के अनुसार हेड ऑफ द ऑफिस नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस हेड में अपना रूल 11 जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट है, रूल 12 जो एबोलिशन ऑफ पोस्ट है, वहाँ से लेकर के रूल 14 तक जो हेड ऑफ द ऑफिस का पोस्ट है वहाँ तक हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। रूल 15 जो है इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज विद प्रायर कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। रूल 15 कुछ ऐसा कंडीशन लगा रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल इज नॉट टू बी इंश्योर्ड and no expenditure has to be incurred, liability undertaken in connection with the insurance of such property without the previous consent of the finance ministry. So जितने गवर्नमेंट के जितने भी प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उनका इंश्योरेंस इन जनरल नहीं करना है। आप उसी का इंश्योरेंस कर सकते हैं जिसका फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलता है, कंसेंट मिलता है। विदाउट द कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट का उसका इंश्योरेंस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े इंस्टॉलेशंस के इंश्योरेंस चार्जेस बड़े ह्यूज होते हैं, तो उसकी कितनी ज़रूरत है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। Motor vehicles owned by central government used for purposes not connected with any commercial enterprise are exempted from compulsory insurance against the third party risk. So जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं उनका इंश्योरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट मोटर व्हीकल जितने होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है। गवर्नमेंट के जितने भी मोटर व्हीकल हैं उनका इंश्योरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंपलसरी इंश्योरेंस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी रिस्क, प्रोवाइडेड वो कमर्शियल यूज में यूज नहीं हो रहा है। अगर कमर्शियल इंटरप्राइजेज में यूज हो रहे हैं तो फिर उनको भी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और क्या है इसमें? in cases where it has been decided to insure properties goods under the direct indirect control of the central government, the department shall affect the insurance only with the nationalized. अगर कहीं ज़रूरत पड़ भी गई और पार्लियामेंट ने अगर परमिशन दे भी दिया इंश्योरेंस करने के लिए, तो हमें कहाँ से इंश्योरेंस करना है? नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन से इंश्योरेंस करना है। एंड फॉलो द प्रोसीजर दैट मे बी लेट डाउन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन के अनुसार नेशनलाइज इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन से ही गवर्नमेंट के जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं उनका इंश्योरेंस अगर फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री से परमिशन मिलता है तो किया जा सकता है। रूल 16 में क्या है? डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू इनकर एक्सपेंडिचर।
Rule 16 provides that a head of the office may have power to authorize a gazetted officer serving under him to incur contingent miscellaneous expenditure on his behalf subject to restrictions as may be laid down by him. So कंटीजेंसी फंड के बारे में बोल रहे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रहे हैं। जो हेड ऑफ द ऑफिस हैं, हेड ऑफ द ऑफिस जो हैं अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं एक्सपेंडिचर के लिए। द एडमिनिस्ट्रेटर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शैल हाउएवर कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस, रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द गजेटेड ऑफिसर टू होम पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड। सो डेलीगेट तो कर देंगे पावर, डेलीगेट करने के बाद भी जो हेड ऑफ द ऑफिस हैं ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस एंड रेगुलरिटी and propriety of the expenses. The rules provide that the powers cannot be delegated to a non-gazetted officer. So जितने भी कंटीजेंसी फंड है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये जो हेड ऑफ द ऑफिस हैं वो डेलीगेट तो कर सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ गजेटेड ऑफिसर को डेलीगेट कर सकते हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर को डेलीगेट कर ही नहीं सकते हैं। सो इसलिए ध्यान रखना है, डेलीगेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ गजेटेड ऑफिसर के पास होगा, नॉन गजेटेड ऑफिसर के पास किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर के डेलीगेशन नहीं होंगे। रूल 17 जो है वेविंग ऑफ रिकवरी है। रूल 17 स्पेसिफाइज द प्रिंसिपल ऑफ रिमिशन ऑफ डिसअलाउंसेस बाय ऑडिट एंड राइटिंग ऑफ ओवर पेमेंट्स मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। सो रूल 17 में वेविंग ऑफ रिकवरी है। कहीं पर एक्सेस पेमेंट हो गया, कहीं पे ओवर पेमेंट हो गया, कहीं पे और भी इश्यूज बन गए और जिसके चलते रिकवरी की सिचुएशन आ गई है और वो रिकवर नहीं हो रहा है। रिकवरी की सिचुएशन आ गई तो रिकवरी करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जिसमें रिकवरी कॉस्ट जो होगा, रिकवर करने का जो कॉस्ट होगा वो जितनी आइटम जितने अमाउंट होंगे नहीं, उससे ज़्यादा तो एक्सपेंडिचर लग जाएंगे उसको रिकवर करने में। और कुछ ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें रिकवर हो ही नहीं सकता है, जिससे हमें लेना है वो इस धराधाम पे रहा ही नहीं, तो रिकवरी कैसे करेंगे महाराज? उसका वेयर अबाउट नहीं पता तो रिकवरी कैसे करेंगे? तो जहाँ पे उसका वेयर अबाउट पता नहीं है, जहाँ पे रिकवरी होना ही मुश्किल है, और चाहे दूसरे कंडीशन ये है कि जहाँ पर रिकवरी करने के लिए जितना अमाउंट रिकवर करना है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसमें लग जाएंगे, ऐसे कंडीशन में वेबर का पावर दिया गया है। A department of the central government, an administrator or any other subordinate authority to whom powers may be delegated by or under a special order of the president may waive the recovery of an amount disallowed by an audit officer, accounts officer or otherwise found to have been overpaid to a government officer subject to a specified condition. So condition को ध्यान में रखते हुए महाराज प्रेसिडेंट साहब जो हैं ये अगर परमिट करते हैं तो वेबर ऑफ रिकवरी हो सकती है, नहीं तो वेबर ऑफ रिकवरी मुश्किल है। तो इस तरीके से इस हेड में, इस सब्जेक्ट में, इस सेशन में हमने क्रिएशन एंड एवोल्यूशन पढ़ा, इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किए, डेलीगेशन ऑफ पावर्स किसको हो सकता है किसको नहीं हो सकता है, एंड वेबर ऑफ रिकवरी कैसे होगी इसके बारे में भी हमने ध्यान से देखा।